नमस्ते जी, नमस्ते। क्या हाल-चाल? जी सर, हम तो बहुत ही बढ़िया। चलिए तो इस वीडियो में हम फटाफट डिस्कस करेंगे एग्जीटेक्स को। देखिए इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एग्जीटेक्स को। आपका सेक्शन रहेगा 115 टीडी। सबसे पहले समझते हैं एग्जीटेक्स की मीनिंग को कि एग्जीटेक्स का मतलब क्या होता है। तो देखिए कोई ट्रस्ट या फिर इंस्टीट्यूशन जो कि रजिस्टर्ड है 12 एबी या 1023 सी के अंदर। तो जब ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन वैलिड था तो उस पीरियड में क्या होता है, ट्रस्ट को एक्सपेंस का बेनिफिट मिलता है। मतलब ट्रस्ट उस एक्सपेंस को अप्लाइड मान सकता है। कौन से एक्सपेंस को? वो एक्सपेंस आपका कैपिटल एक्सपेंस भी हो सकता है और रेवेन्यू एक्सपेंस भी हो सकता है। तब यहाँ पे रेवेन्यू एक्सपेंस की बात नहीं होती, यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंस की बात होती है। तो जब ट्रस्ट या फिर इंस्टीट्यूशन का जो रजिस्ट्रेशन है वो था वैलिड, उस टाइम पे जो कैपिटल एक्सपेंस है, ठीक है, जो कैपिटल एक्सपेंस है उसको क्या माना था? अप्लाइड माना था। अप्लाइड माना था। लेकिन अब एग्जीटेक्स में क्या होता है कि ट्रस्ट का जो रजिस्ट्रेशन है वो हो जाएगा इनवैलिड या फिर कैंसिल। तो उस केस में जितना भी कैपिटल का जो एक्सपेंस आपने अप्लाइड माना था उसको करना है आपको रिवर्स्ड। उसको करना पड़ेगा आपको रिवर्स। तो एग्जीटेक्स का यही मतलब होता है कि जितना भी कैपिटल बेनिफिट आपने अप्लाइड माना था, जितना भी कैपिटल एक्सपेंस को, वो सारा आपको करना है रिवर्स। वो हो जाएगा आपका एग्जिट टैक्स। एग्जिट टैक्स अप्लीकेबल कब होगा? तो अब तीन केस हो सकते हैं। तीन केस में आपका एग्जिट टैक्स अप्लीकेबल होगा। एक केस हो सकता है आपका मर्जर का, कि ट्रस्ट या कोई भी इंस्टीट्यूशन जो रजिस्टर्ड था 12 AB या 1023 C में, वो किसी ऐसी एंटिटी के साथ में मर्ज हो रहा है जिस एंटिटी का जो एंटिटी है उसका ऑब्जेक्टिव जो है वो ट्रस्ट के अकॉर्डिंग नहीं है, मतलब ट्रस्ट के अकॉर्डिंग सिमिलर नहीं है, वो अदर ऑब्जेक्टिव है। या फिर जो एंटिटी है वो 12 AB या 1023 C में रजिस्ट्रेशन के लिए नॉन एलिजिबल है। तो या तो हो सकता है मर्जर या फिर हो सकता है कन्वर्जन, कि ट्रस्ट का कन्वर्जन हो रहा है किसी नॉन एलिजिबल फॉर्म में, किसी नॉन एलिजिबल फॉर्म में। या फिर हो रहा है ट्रस्ट का डिजोल्यूशन, या फिर हो रहा है ट्रस्ट का डिजोल्यूशन। तो इन तीन केस में, या तो मर्जर के केस में या फिर कन्वर्जन के केस में या फिर डिजुलेशन के केस में आपका एग्जिट टैक्स अप्लीकेबल होता है। लेकिन देखिए इसमें एक स्पेशल पॉइंट है। स्पेशल पॉइंट क्या है कि डिजुलेशन के केस में ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन को एक ऑप्शन मिलता है। वो ऑप्शन क्या है कि जिस भी मंथ में ट्रस्ट का डिजुलेशन होता है उस मंथ के एंड से विद इन 12 मंथ्स के अंदर ट्रस्ट के पास में जो भी असेट्स थी उन असेट्स को ट्रांसफर करना है। किसको ट्रांसफर करना है? किसी दूसरे रजिस्टर्ड ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन को। अगर ट्रस्ट विद इन 12 मंथ्स इसको ट्रांसफर कर देता है तो उस केस में आपका कोई एग्जिट टैक्स नहीं आएगा। लेकिन अगर 12 मंथ्स में ट्रांसफर असेट्स को नहीं करता है तो जिन असेट्स को ट्रांसफर नहीं किया उन असेट्स पे क्या आएगा? एग्जिट टैक्स आएगा। तो एग्जिट टैक्स की मीनिंग और अप्लीकेबिलिटी को हमने समझ लिया है। उसके बाद में देखिए इसकी कंप्यूटेशन को समझते हैं। तब देखिए एग्जिट टैक्स कैसे कंप्यूट करते हैं। तो एग्जिट टैक्स की कंप्यूटेशन के लिए सबसे पहले आपको अक्रेटेड इनकम कंप्यूट करनी पड़ेगी। अक्रेटेड इनकम, इसको आपको इनटू करना है एमएमआर से। अब सबसे पहले एमएमआर का मतलब समझते हैं कि एमएमआर का क्या मतलब होता है। तो पूरे इनकम टैक्स में एमएमआर का मतलब क्या होता है? एमएमआर का मतलब होता है कि आपका इंडिविजुअल केस में हाईएस्ट टैक्स रेट 30% प्लस सरचार्ज की हाईएस्ट रेट 37% प्लस 4% सेस। इस अकॉर्डिंग आपकी एमएमआर की इफेक्टिव रेट टैक्स रेट क्या आएगी? 42.744%। पूरे इनकम टैक्स में अगर एमएमआर का मतलब कितना होता है? 42.744%। लेकिन एग्जिट टैक्स में जब भी एमएमआर की बात होगी तो क्या एमएमआर का मतलब 42.744 होगा? द आंसर इज नो। तो फिर कितना होगा? तो देखिए एग्जिट टैक्स में एमएमआर का मतलब क्या होता है? एमएमआर का मतलब होता है आपकी रेट तो सेम रहेगी, टैक्स की रेट 30% रहेगी, लेकिन सरचार्ज आपका 12% रहेगा और सेस आपका 4% रहेगा। इस अकॉर्डिंग आपकी इफेक्टिव टैक्स रेट कितनी आएगी? 34.944%। तो एग्जिट टैक्स में जब भी एमएमआर का यूज करेंगे तो एमएमआर की रेट क्या रहेगी आपकी? 34.944। उसके बाद में अक्रेटेड इनकम। अब अक्रेटेड इनकम कैसे कंप्यूट करते हैं उसको समझते हैं। देखिए अक्रेटेड इनकम का मतलब होता है आपको फेयर मार्केट वैल्यू कंप्यूट करनी है। फेयर मार्केट वैल्यू कंप्यूट करनी है टोटल असेट का, टोटल असेट की। उसमें से आपको लेस करना है लाइबिलिटी। तो जब असेट की फेयर मार्केट वैल्यू में लाइबिलिटी लेस करोगे तो ये जो आएगा वो क्या आएगा? आपको अक्रेटेड इनकम। फिर इस अक्रेटेड इनकम को आप इंटू करोगे एमएमआर से तो क्या जाएगा आपका? एग्जिट टैक्स। क्या जाएगा आपका? एग्जिट टैक्स। अब यहाँ पे दो बातें हो रही हैं। एक तो आपकी हो रही है कि फेयर मार्केट वैल्यू कंप्यूट करनी है और एक असेट। तो कुछ ऐसी असेट्स होती हैं उनको कभी भी असेट्स में इंक्लूड नहीं करना है। तो वो कौन सी असेट्स हैं?
तो देखिए सबसे पहले दे रखा है कि कोई भी असेट जिसको आपने परचेज किया है एग्जम्प्ट इनकम में से। तो जब भी ट्रस्ट की बात होती है तो ट्रस्ट में केवल एक ही इनकम एग्जम्प्ट होती है, 10(1) की, मतलब एग्रीकल्चर इनकम की। तो अगर आपने कोई भी असेट एक्वायर्ड किया, कोई भी असेट एक्वायर्ड किया आउट ऑफ एग्रीकल्चर इनकम, तो उस असेट को आपको असेट में इंक्लूड नहीं करना है। उसके बाद में डिजोल्यूशन का पॉइंट है कि ट्रस्ट का हो रहा है डिजोल्यूशन। अब जब ट्रस्ट का डिजोल्यूशन होता है तो जिस मंथ में डिजोल्यूशन हो रहा है उस मंथ के विद इन 12 मंथ्स ट्रस्ट को जितनी भी असेट है वो किसी दूसरे ट्रस्ट को ट्रांसफ़र करनी होती है। तो अगर ट्रस्ट ने असेट्स ट्रांसफ़र कर दी तो उन असेट्स को असेट्स में इंक्लूड नहीं करना है, लेकिन अगर असेट्स ट्रांसफ़र नहीं की तो उनको असेट्स में इंक्लूड करना है। नेक्स्ट देखिए, ट्रस्ट ने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया 1 अप्रैल 2022 को, लेकिन ट्रस्ट का जो रजिस्ट्रेशन है वो इफेक्टिव कब हुआ, 1 जून 2022 से। ठीक है, तो इसके बीच में टाइम गैप आ गया कि रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया 1 अप्रैल को और रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव रहा 1 जून को। तो इसके बीच में जो टाइम गैप है, तो इस टाइम गैप के बीच में जो भी असेट परचेज किया ट्रस्ट ने उन असेट्स को असेट्स में इंक्लूड नहीं करना। अब इंक्लूड क्यों नहीं करना है उसको समझिए। तो देखिए, ट्रस्ट यहाँ पे एग्जिट टैक्स का मतलब क्या होता है कि जो भी कैपिटल एक्सपेंस का बेनिफिट जो आपने अप्लाइड किया था उसको आपको रिवर्स करना। तो कैपिटल एक्सपेंस का अप्लाइड कब मान सकते हो, जब आपका ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव होता है। तो ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव कब हुआ, 1 जून को। तो 1 जून के बाद अगर कोई कैपिटल एक्सपेंस करते हो तो उसको अप्लाइड माना है ना। तो जब रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव हुआ ही नहीं तो उस पीरियड में अगर कोई कैपिटल एक्सपेंस किया तो क्या उसको अप्लाइड मान सकते हो, द आंसर इज नो। उसको अप्लाइड नहीं मानते, तो अप्लाइड नहीं मानते तो उसको असेट्स में इंक्लूड नहीं करना है। नेक्स्ट, टीडीएस टीसीएस और एडवांस टैक्स। टीडीएस टीसीएस और एडवांस टैक्स इनको भी आपको असेट्स में इंक्लूड नहीं करना है। उसके बाद में लास्ट पॉइंट आपका डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इनको भी आपको असेट्स में इंक्लूड नहीं करना है। तो ये कुछ ऐसी असेट्स हैं इनको असेट्स में इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है, उनके अलावा जो भी असेट्स हैं, इन पॉइंट्स के अलावा, इनके अलावा जो भी असेट्स हैं उस केस में आपको क्या कंप्यूट करनी है, उनकी फेयर मार्केट वैल्यू। फेयर मार्केट वैल्यू कैसे कंप्यूट करते हैं उसको समझते हैं। तो देखिए, फेयर मार्केट वैल्यू के लिए असेट्स को कितने टाइप में डिवाइड कर रखा है, 5 टाइप में। सबसे पहले हमें क्या कंप्यूट करनी है, फेयर मार्केट वैल्यू किसकी, असेट्स की। तो इनको कितने टाइप में डिवाइड कर रखा है, 5 टाइप में। फर्स्ट टाइप में क्या बता रखा है कि कोटेड शेयर्स एंड सिक्योरिटीज। कोटेड शेयर्स एंड सिक्योरिटीज, कोटेड का मतलब क्या होता है, लिस्टेड। तो जहाँ पे भी लिस्टेड शेयर्स एंड सिक्योरिटीज है तो उस केस में उसकी फेयर मार्केट वैल्यू क्या होगी, उसकी हाईएस्ट ट्रेडिंग प्राइस प्लस लोवेस्ट ट्रेडिंग प्राइस, इन दोनों का एवरेज कर लो। तो एवरेज ऑफ हाईएस्ट एंड लोवेस्ट ट्रेडिंग प्राइस, फिर इसको इंटू कर देना नंबर ऑफ शेयर से। तो क्या जाएगी आपकी फेयर मार्केट वैल्यू, किस केस में, कोटेड शेयर्स एंड सिक्योरिटीज के केस में। नेक्स्ट पॉइंट में क्या दे रखा है कि अनकोटेड शेयर्स एंड सिक्योरिटीज, अनकोटेड शेयर्स एंड सिक्योरिटीज। और थर्ड पॉइंट में दे रखा है अनकोटेड इक्विटी शेयर्स। अनकोटेड को 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, अनकोटेड शेयर्स एंड सिक्योरिटीज। लेकिन अनकोटेड शेयर्स एंड सिक्योरिटीज किसके, अदर देन अनकोटेड इक्विटी शेयर्स के अलावा। तो उस केस में आपका क्या रहेगा, ओपन मार्केट वैल्यू। लेकिन अगर अनकोटेड इक्विटी शेयर दे रखा है तो उस केस में कैसे कंप्यूट करेंगे फेयर मार्केट वैल्यू। तो उस केस में आपको फॉर्मूला देगा कि फॉर्मूला क्या दे रखा है, ए प्लस बी माइनस एल डिवाइड बाई पीई इंटू पीवी। अब ये क्या फॉर्मूला है इसको भी समझते हैं। तो देखिए, ए और बी क्या दे रखी है आपको, असेट। ए और बी क्या दे रखी है आपको, असेट। एल क्या है आपकी लाइबिलिटी। तो असेट में से अगर आप लाइबिलिटी लेस करोगे तो वो क्या बन जाएगा, आपकी नेटवर्थ। वो क्या बन जाएगा आपके नेटवर्थ। देखिए एक बार पुरानी बैलेंस शीट बनाते हैं। इधर आप आ गया आपका असेट और इधर आ गया आपका लायबिलिटी, इनका टोटल होता है इक्वल। ठीक है, तो इस वाले टोटल में से ये वाला जो टोटल है उसमें से अगर मैं लायबिलिटीज लेस कर देता हूँ तो ये वाला पोर्शन आ जाएगा। और ये वाला पोर्शन क्या आपका नेटवर्थ। तो नेटवर्थ कैसे कंप्यूट की, ए प्लस बी माइनस एल। तो ए और बी क्या एसेट, असेट में से एल को लायबिलिटी को लेस किया तो क्या बच गया आपका नेटवर्थ। अब ये पी और पीवी क्या है, देखिए जो नेटवर्थ कंप्यूट की वो किसकी कंप्यूट की, कंपनी की। और कंपनी में जो नेटवर्थ कंप्यूट की कंपनी की, उसमें किसका हक है, पूरी कैपिटल वालों का। तो पी क्या है, टोटल इक्विटी पेड अप कैपिटल। और टोटल पेड अप इक्विटी कैपिटल में से हमें क्या कंप्यूट करना है, ट्रस्ट कितनी इक्विटी को होल्ड करता है। तो इसको इंटू कर रहे हो आप कि ट्रस्ट कितनी इक्विटी को होल्ड करता है। तो सबसे पहले नेटवर्थ कंप्यूट की, नेटवर्थ कंप्यूट करके उसको क्या कर रहे हो, प्रपोर्शनेट। प्रपोर्शनेट कैसे किया, टोटल इक्विटी कैपिटल, लेकिन टोटल तो सारी ट्रस्ट की नहीं है। तो ट्रस्ट कितना पोर्शन होल्ड करता है उससे इंटू करना है। तो पीवी क्या है, जितना ट्रस्ट इक्विटी होल्ड करता है वो है। पी क्या है, टोटल कैपिटल। टोटल कैपिटल कैसे, क्योंकि नेटवर्थ कंप्यूट की उस पर किसका हक है, टोटल कैपिटल का। तो ये क्या आप क्या कर रहे हो इसमें, पहले आपने नेटवर्थ कंप्यूट की, नेटवर्थ करके आप क्या कर रहे हो, इसको प्रपोर्शनेट कर रहे हो। तब इसको देखिए और डिटेल में समझते हैं। यहाँ पे दे रखा है ए और बी और एल। अब ये ए और बी और एल दे रखी है, ए और बी क्या है आपकी असेट।
ए और बी क्या है आपकी असेट। तो अब ए और बी में कैसे कंप्यूट करना है, तो देखिए बी में ऐसी असेट को इंक्लूड कर रखा है जिनकी क्या दे रखी है आपको, फेयर मार्केट वैल्यू। अब फेयर मार्केट वैल्यू किन किन की मिल सकती है, तो शेयर्स एंड सिक्योरिटी की फेयर मार्केट वैल्यू मिल सकती है आपको, इमूवेबल प्रॉपर्टी की आपको मिल सकती है, ज्वेलरी, बुलियन और प्रीसियस स्टोन, इनकी आपको फेयर मार्केट वैल्यू मिल सकती है। तो जहाँ पे बी में किन को इंक्लूड किया है, ऐसी कोई भी एसेट, और ऐसी कौन सी एसेट है, शेयर्स एंड सिक्योरिटी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, ज्वेलरी, बुलियन और प्रीसियस स्टोन। तो इनको आपकी क्या लेनी है, फेयर मार्केट वैल्यू। इन असेट के अलावा जो भी अदर असेट हैं तो उनको डाल दिया यहाँ पे, इनके अलावा जो भी असेट है उनको डाल दिया यहाँ पे, उनकी क्या लेनी है आपको, बुक वैल्यू। तो ए और बी आपका हो गया, असेट हो गया। ठीक है, उसके बाद में दे रखा है एल। एल का मतलब क्या होता है, जहाँ पे भी एल मिलेगा वहाँ पे एल का मतलब क्या होता है, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी में क्या लेना होता है आपको, बुक वैल्यू। लाइबिलिटी में क्या लेना होता है, बुक वैल्यू। लेकिन कुछ ऐसी लाइबिलिटी होती हैं, ठीक है, लाइबिलिटी में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, उनको कभी भी लाइबिलिटी का पार्ट नहीं मानना है। वो क्या है, वो है आपका शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल कभी भी लायबिलिटी का पार्ट नहीं बनता। उसके बाद में डिविडेंड। डिविडेंड कभी भी लायबिलिटी का पार्ट नहीं बनेगा। उसके बाद में रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस कभी भी लायबिलिटी का पार्ट नहीं बनता है। उसके बाद में प्रोविजन फॉर टैक्स कभी भी लायबिलिटी का पार्ट नहीं बनता। उसके बाद में प्रोविजन फॉर अनसर्टेन लायबिलिटी, वो भी लायबिलिटी का पार्ट कभी नहीं बनेगा। उसके बाद में अनसर्टेन, उसके बाद में सॉरी कंटीजेंट लायबिलिटी। कंटीजेंट लायबिलिटी भी आपका कभी भी लायबिलिटी का पार्ट नहीं बनता। तो इन लायबिलिटीज को छोड़ के, मतलब इन पॉइंट को छोड़ के जो भी आपकी लायबिलिटी है उसकी क्या लेनी है आपको, बुक वैल्यू। तो हमने कंप्यूट कर लिया, ए प्लस बी माइनस एल डिवाइड बाई पी इंटू पी वी। तो नेटवर्थ कैसे कंप्यूट करनी है उसको हमने डिस्कस कर लिया कि जहाँ पे फेयर मार्केट वैल्यू दे रही है वो ले लो, और फेयर मार्केट वैल्यू जहाँ पे नहीं दे रही वहाँ पे बुक वैल्यू ले लो। तो हो गया मेरी असेट का टोटल। उसमें से लायबिलिटी लेस करनी है, लायबिलिटी की क्या लेनी है, बुक वैल्यू। लेकिन इनको कभी भी लायबिलिटी का पार्ट नहीं मानना है। अगर इनको इंक्लूड कर रखा है तो उसको हमें लेस करना पड़ेगा, या फिर इनको इंक्लूड ही मत करना। तो हमारी क्या आ जाएगी, नेटवर्थ। अब नेटवर्थ में टोटल इक्विटी को डिवाइड करना है, और हमें किसका पोर्शन चाहिए, ट्रस्ट का। तो ट्रस्ट से ट्रस्ट जितनी इक्विटी को होल्ड करता है उससे इनटू करना है। तो इस अकॉर्डिंग हमारी अनकोटेड इक्विटी शेयर में फेयर मार्केट वैल्यू आ जाएगी। तो फेयर मार्केट वैल्यू निकाली थी असेट की। असेट को कितने टाइम में डिवाइड किया था, 5 में। कोटेड शेयर्स एंड सिक्योरिटीज की हमने निकाल दी, हाईएस्ट और लोवेस्ट का एवरेज करना है, उसको नंबर ऑफ शेयर से इंटू करना है। फिर अनकोटेड शेयर्स एंड सिक्योरिटीज में ओपन मार्केट वैल्यू। उसके बाद में अगर अनकोटेड में इक्विटी शेयर कैपिटल है तो उस केस में इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग निकाल दिया। तो 3 पॉइंट तो हो गए। फोर्थ पॉइंट कौन सा है, फोर्थ पॉइंट है आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी की। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी दे रखी है तो उस केस में उसकी फेयर मार्केट वैल्यू कैसे कंप्यूट करते हैं, तो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू और ओपन मार्केट वैल्यू, इन दोनों में से जो भी हाइयर है वो आपकी क्या हो जाएगी, फेयर मार्केट वैल्यू। उसके बाद में अदर एसेट। उसके बाद में अदर एसेट। अदर एसेट के केस में क्या लेना, ओपन मार्केट वैल्यू। तो देखिए टोटल 5 टाइप में एसेट को डिवाइड किया था, हमें फेयर मार्केट वैल्यू निकालनी है। तो कौन कौन से हो चुके हैं, कोटेड शेयर्स एंड सिक्योरिटी का हो चुका। उसके अलावा अनकोटेड शेयर्स एंड सिक्योरिटीज, अनकोटेड इक्विटी शेयर, उसके बाद में इमूवेबल प्रॉपर्टी, और उसके बाद में इन चार पॉइंट को छोड़ के अगर कोई अदर एसेट है, ठीक है, कोई भी एसेट दे रखी है तो उसको डालना है आपको अदर एसेट में। अदर एसेट की केस में क्या लेना है आपको, ओपन मार्केट वैल्यू। जैसे इसका अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ तो यहाँ क्या क्या हो सकता है, आपका कैश का बैलेंस हो सकता है, ठीक है, कैश का बैलेंस हो सकता है। उसके बाद में आपका स्टॉक वगैरह हो सकता है। उसके बाद में आपका इन्वेंट्री हो सकता है, ठीक है, स्टॉक और इन्वेंट्री हो सकता है। उसके बाद में आपका डेटर भी हो सकता है। तो केस का बैलेंस तो सेम रहेगा। उसके बाद में इन्वेंट्री के केस में बुक वैल्यू भी हो सकती है, ओपन मार्केट वैल्यू भी हो सकती है। तो हमें कौन सा लेना है, ओनली ओपन मार्केट वैल्यू। हमें बुक वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, तो हमें क्या लेना है, ओपन मार्केट वैल्यू। तो इस अकॉर्डिंग हमारी लाइव असेट जो है वो कंप्लीट हो चुकी। और तो हमें क्या करना था, असेट की फेयर मार्केट वैल्यू कंप्यूट करनी थी, उसमें से हमें लायबिलिटी लेस करना था। असेट की फेयर मार्केट वैल्यू कंप्यूट करनी थी, उसमें से लायबिलिटी लेस करना था। तो क्या आ जाएगी हमारी, क्रेडिटेड इनकम। अब लायबिलिटी को डिस्कस करते हैं, असेट तो हमारी कंप्लीट होगी। तो देखिए लायबिलिटी, लायबिलिटी को डिस्कस करते हैं। तो लायबिलिटी के केस में हमें क्या लेनी होती है, बुक वैल्यू। लायबिलिटी के केस में हमें क्या लेनी होती है, बुक वैल्यू। लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं उनको कभी भी लायबिलिटी का पार्ट नहीं मानना है। तो वो ऊपर जो डिस्कस किए वो सेम ही पॉइंट है, 6 आइटम्स जो डिस्कस किए थे ना ऊपर। शेयर कैपिटल कभी भी लायबिलिटी का पार्ट नहीं बनेगा। उसके बाद में डिविडेंड कभी भी लायबिलिटी का पार्ट नहीं बनेगा। रिजर्व एंड सरप्लस डिविडेंड कभी भी लायबिलिटी का पार्ट नहीं बनेगा। उसके बाद में आपका प्रोविजन फॉर टैक्स लायबिलिटी का पार्ट नहीं बनेगा। प्रोविजन फॉर अनसर्टेन लायबिलिटी कभी भी लायबिलिटी का पार्ट नहीं बनेगा। उसके बाद में आपका कंटीजेंट लायबिलिटी लायबिलिटी का पार्ट नहीं बनेगा। तो इनको छोड़ के जो भी आपकी लायबिलिटी है उसकी क्या लेनी है आपको, बुक वैल्यू। तो असेट की फेयर मार्केट वैल्यू, उसमें से आप लेस करोगे लायबिलिटी की बुक वैल्यू, तो आपकी क्या आ जाएगी, अग्रेटेड इनकम। अग्रेटेड इनकम को आपको इनटू करना है एमएमआर से। तो फिर क्या आ जाएगा आपका एग्जिट टैक्स। तो हमने इतना सब कुछ डिस्कस कर लिया। अब देखिए एग्जिट टैक्स कंप्यूट कर लिया। अब एग्जिट टैक्स कंप्यूट करने के बाद में क्या करना है, उसको विद इन 14 डेज, विद इन 14 डेज के अंदर अंदर आपको उसको सेंट्रल गवर्नमेंट को जमा करवाना है। सेंट्रल गवर्नमेंट को जमा करवाना है कितने दिन में, 14 डेज। 14 डेज कहाँ से,
जिस दिन आपका मर्जर हुआ या फिर जिस दिन आपका कन्वर्जन हुआ या फिर जिस दिन आपका डिजोल्यूशन हुआ, तो वहाँ से आपको 14 डेज के अंदर अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को जमा करवाना है। अगर नहीं जमा करवाया तब, तो देखिए अगर नहीं जमा करवाया तो उसका फर्स्ट कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा कि आपको 1% और पार्ट ऑफ द मंथ आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। कहाँ से? 15th डे से। 15 डे से आपको 1% इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। कब तक करना पड़ेगा? जब तक आप एक्चुअल पेमेंट नहीं करते। सेकंड सेकंड अब क्या कॉन्सिक्वेंसेज होगा? ट्रस्ट और ट्रस्टी इन दोनों को क्या बनाया जाएगा? असेसी इन डिफॉल्ट। असेसी इन डिफॉल्ट बना के इनकी आरती उतारी जाएगी, लेकिन कहाँ उतारी जाएगी? तिहाड़ जेल में। ठीक है, तो असेसी इन डिफॉल्ट बनाया जाएगा। उसके बाद में लास्ट एक पॉइंट हो रहा है। लास्ट पॉइंट क्या बोलते हैं कि देखिए, जो आपकी नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी आती है ना, तो वो नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी तो आपको पे करनी ही है। आपको नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी आती है वो आपको पे करनी है। और एग्जिट टैक्स जो है ना, वो आपका एडिशनल टैक्स है। ठीक है, वो आपका एडिशनल टैक्स है। ऐसा नहीं है कि अब एग्जिट टैक्स पे कर रहे हो तो नॉर्मल टैक्स आपको पे नहीं करना। नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी आपकी अलग है। एग्जिट टैक्स जो होता है वो आपको एडिशनल टैक्स लायबिलिटी होती है। कैसे? इसको मैं देखो, मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ। आपका प्रीवियस ईयर कौन सा चल रहा है? 22-23। ठीक है, तो 22-23 प्रीवियस ईयर चल रहा है। एग्जिट टैक्स की बात नहीं हो रही, तो एग्जिट टैक्स की बात नहीं होगी तो आप क्या करोगे? टोटल इनकम कंप्यूट करोगे। टोटल इनकम के अकॉर्डिंग आपको टैक्स लायबिलिटी पे करनी है, तो आपने पे कर दी। ठीक है, दूसरी सिचुएशन समझिए। आपका प्रीवियस ईयर चल रहा है 22-23। इस बार आपने क्या किया? फर्स्ट जैन 23 को क्या हो रहा है? डिजोल्यूशन हो रहा है। तो अब जब भी डिजोल्यूशन होगा तो उस केस में क्या लगेगा? एग्जिट टैक्स। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट अप्रैल 22 से लेके 1 जैन 23 तक यहाँ पर आपकी नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी भी आएगी और एग्जिट टैक्स भी आएगा। तो दोनों पे करना है आपको। नॉर्मल भी पे करना है और एग्जिट टैक्स लायबिलिटी भी पे करनी है। ऐसा नहीं है कि नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी नहीं आएगी, एग्जिट टैक्स आ रहा है तो, या फिर एग्जिट टैक्स आ रहा है तो नॉर्मल नहीं आएगी, नॉर्मल आ रहा है तो एग्जिट टैक्स नहीं आएगी। दोनों आएंगी। एग्जिट टैक्स जो होता है वो एडिशनल होता है। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।